हेलो फ्रेंड्स, डीटी इंटरनेशनल टैक्सेशन 2025 के एग्जाम के लिए सीए सीएमए फाइनल ये अमेंडमेंट की तीसरी क्लास है। आज हम कवर करने जा रहे हैं पीजीबीपी के अमेंडमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आईएफओएस के अमेंडमेंट, जिससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही एक्सपेक्टेड है आईएफओएस में। तो शुरू करता हूं मैं। पीजीबीपी में कितना एक्सपेक्टेड है वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पीजीबीपी कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पीजीबीपी से शुरू कर रहे हैं। आईएफओएस में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कौन से एक्सपेक्टेड है। फिलहाल पीजीबीपी, ठीक है। सबसे पहला अमेंडमेंट सेक्शन 37 में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सेक्शन 37 में आपके पास कुछ कंडीशंस हुआ करते थे जनरल डिडक्शंस के। अगर मैं ब्रीफिंग करूं, 30 से 36 में जो भी खर्चे कवर नहीं किए गए हैं, अगर वो कंडीशंस पूरे कर दे तो जेन्युइन बेसिस पे 37(1) में हम अलाउ कर देते हैं। कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, और किसी भी लॉ में प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। ये जो लॉ में प्रोहिबिट वाली बात कही गई है, इसके ऊपर, इसी के ऊपर पीछे भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया था, और पीछे जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। और इस बार भी वो अमेंडमेंट लेकर आए हैं इसी के ऊपर। देखो, जो आखिरी कंडीशन है कि इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, उसमें पहले भी उन्होंने मेंशन किया था, आपने क्लास में कवर भी किया है वो चीजें। 1, 2 एंड 3 एक्सप्लेनेशन के ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ये कोई 2024 का अमेंडमेंट नहीं है, ये तो पुराने ईयर का है। अब वो लेकर आए हैं एक चौथा पॉइंट यहां पर, टू सेटल आउट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन रिलेशन टू contravention under any such law as may be notified by government. गवर्नमेंट अब इन फ्यूचर कुछ लॉ को नोटिफाई करेगी जिसके अंतर्गत अगर आपने कुछ कानून को तोड़ा है और आउट ऑफ कोर्ट सेटल्ड करना चाहते हो, तो वो जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो आप एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन मैंने यहां मेंशन कर दिया है। डिसअलाउड ऑफ सेटलमेंट अमाउंट असेसमेंट ईयर 25-26 से एप्लीकेबल है। सेक्शन 37 डिसअलाउज एक्सपेंसेस इनकर्ड एनी पर्पस दैट इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इशू क्या था कि सम बिजनेसेस वर क्लेमिंग सेटलमेंट अमाउंट जो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करते हैं उसको वो डेबिट कर रहे थे, एक्सपेंडिचर में क्लेम कर रहे थे कि अगर हमने लॉ का वायलेशन किया है, अगर मेरे ऊपर केस चल रहा है, हम आउट ऑफ कोर्ट जाकर सेटल कर देते हैं, अमाउंट जेन्युइन है, अमाउंट सेटल कर देते हैं, वो केस वापस ले लेते हैं। ये सेटलमेंट हम पीएनएल में, ये खर्चे हम पीएनएल में डेबिट कर रहे थे। उसको उन्होंने अमेंडमेंट में क्लैरिफाई कर दिया कि अब क्लैरिफाई कर दिया है कि क्लियरली डिसअलाउ सेटलमेंट अमाउंट पेड टू रिजॉल्व द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ। इसमें बस ये है कि ये जो एनी लॉ है, ये लॉ गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि किस लॉ के अंतर्गत अगर आप सेटलमेंट करते हो तो वो खर्चे डिसअलाउड होंगे। तो अभी ये सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट है। गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देगी कि ये सारे लॉज हैं जो सेक्शन 37 के लिए हमने नोटिफाई किए हैं, उसके अंदर जब भी आप सेटलमेंट अमाउंट पे करोगे तो वो खर्चा आप अलाउड नहीं करवा सकोगे। ये है हमारा पीजीबीपी का पहला अमेंडमेंट। अब आते हैं पीजीबीपी में नेक्स्ट अमेंडमेंट। 37 हो गया, अब हम 36 में आते हैं। 36 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो आपने सैलरी चैप्टर में भी थोड़ा उसको कनेक्ट किया था। वो अमेंडमेंट बस इतना ही है कि एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले 10% तक अलाउड होता था, अब 14% तक अलाउड होगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे।
एक क्वेश्चन जो मैंने क्लास में भी करवाया है, जहां पर एम्प्लॉइज की सैलरी दी गई है। मान लेते हैं कि 10 एम्प्लॉई है, 10 एम्प्लॉई है, सैलरी 2 लाख रुपए है बेसिक। डीए दिया हुआ है 100% ऑफ सैलरी, बेसिक 100%, हाफ इज फॉर्मिंग। और मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर आपको दे रहा है 20% ऑफ बेसिक प्लस ऑल डीए, ये एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन वो बनाकर 3 नंबर का क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं कि बताइए कि खर्चा कौन सा डिसअलाउड होगा, या ओवरऑल बड़े क्वेश्चन के अंदर भी एक एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है। तो अब 14% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट, 14% ऑफ सैलरी तक आप अलाउड एनपीएस में करवा देंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। यह इंटरेस्टिंगली आपको याद रखना पड़ेगा कि सैलरी में एम्प्लॉय को भी 14% तक का डिडक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 में अलाउड हो गया है, नॉन गवर्नमेंट के केस में भी। लेकिन वहां शर्त यह है कि एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स पे करे तब अलाउड होगा, जबकि यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं है, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स। यहां पर एम्प्लॉयर को 14% अलाउड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 40B। 40B से क्वेश्चन इस बार ना आए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 40B से वो डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देंगे, वो आपको पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी के टैक्सेशन का क्वेश्चन देंगे। फॉर्म एलएलपी के टैक्सेशन का क्वेश्चन हो सकता है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AE से रिलेटेड दे दें। AE ज्यादा चांस है, क्योंकि 44AE में ही फर्म के केस में, एलएलपी के केस में 40 क्लॉज बी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अलावा इंटरेस्ट एंड सैलरी अलाउ होता है। तो मुझे उम्मीद तो उसी की लग रही है। 40 स्मॉल बी में क्या हुआ है, सैलरी का जो लिमिट है वो उन्होंने इनहेंस किया है, बड़ी अच्छी बात है, वेलकम चेंज है। 40 स्मॉल बी में आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अगर ब्याज और सैलरी पे करता है पार्टनर्स को, तो वो अलाउड होता है 40 क्लॉज बी में। कंडीशन ब्याज और सैलरी की यह है कि वो डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, डीड जिस दिन बना है उसके बाद के पीरियड का होना चाहिए। और सैलरी के केस में एडिशनल कंडीशन यह है कि वर्किंग पार्टनर को सैलरी दिया जाए तभी अलाउड होगा, जबकि ब्याज वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को अलाउड होता है। ओके, लिमिट, इंटरेस्ट की लिमिट 12% पर एनम सैलरी है, 12% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कम दिया जा रहा है तो कम ही अलाउड होगा, ज्यादा दिया जा रहा है तो 12% तक अलाउड होगा। सैलरी में हम बुक प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड बनाते हैं उनकी लिमिटेशन, कितना मैक्सिमम सैलरी वर्किंग पार्टनर को अलाउड है। ये लिमिट किसके लिए होता है, वर्किंग पार्टनर को, टोटल वर्किंग पार्टनर, मान लीजिए 3 वर्किंग पार्टनर, 4 टोटल पार्टनर है जिसमें 1 नॉन वर्किंग है, 3 वर्किंग है, तो तीनों वर्किंग पार्टनर को जो टोटल एक्चुअल सैलरी दी जा रही है हम उसके लिए लिमिट को कंपेयर कर रहे हैं। लिमिट बुक प्रॉफिट पर बेस्ड है। बुक प्रॉफिट अब हो गया है 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। यह है अमेंडमेंट। 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट, पहले 3 लाख हुआ करता था, अब 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट पर 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बुक प्रॉफिट 8 लाख है तो 8 लाख में 6 लाख के ऊपर 90% 5,40,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर तो 5,40,000 आ गया। बैलेंस 2 लाख का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 60% यानी 1,20,000, तो लिमिट कितनी बन गई, 6,60,000। 6,60,000 है मैक्सिमम लिमिट सैलरी की। अब यह भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम डीड के अकॉर्डिंग वर्किंग पार्टनर को कितनी सैलरी पे कर रहे हैं। 3 पार्टनर है, 1 नॉन वर्किंग है, इसको भूल जाइए। इनको कितनी सैलरी दी जा रही है, 70,000 × 12 8,40,000, तो एक्चुअल सैलरी 8,40,000, लिमिट 6,60,000, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड, तो 6,60,000 विल बी अलाउड। रिमेंबर वन थिंग, अगर यहीं पर मैं एक क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दूं और एक्सटेंड कर दूं और पूछूं कि ए, बी और सी को जो सैलरी मिल रहा है वो उनकी पीजीबीपी इनकम कितनी मानी जाएगी, तो जवाब है जितना 40 क्लॉज बी में अलाउड होता है
उतनी इनकम मानी जाती है। 40 क्लॉज बी में कितना अलाउड हुआ है? 6,60,000, लेकिन वो तो अग्रीगेट है। क्या सी के लिए कुछ अलाउड हुआ है? नहीं। तो सी के लिए कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं मानी जाएगी। ए और बी को मिलाकर अलाउड हुआ है? यस। क्या रेशियो आप लेंगे ए और बी के लिए? 6,60,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 4, 6,60,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 3, यानी 4:3 के रेशियो में, एक्चुअल रिसीविंग रेशियो में ये हम ए और बी के बीच एलोकेट कर देंगे, जो अपनी पीजीबीपी इनकम में ये दिखाकर टैक्स दे सकेंगे। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर बुक प्रॉफिट 10 लाख होता, फिर हम क्या करते? 6 लाख रुपए के ऊपर 5,40,000 90%, और 4 लाख के ऊपर 60% 2,40,000, तो कितना हो जाता जी? 7,80,000। तो लिमिट हमारी होती 7,80,000, हम 7,80,000 अलाउड करते। अगर बुक प्रॉफिट मान लीजिए 2 लाख है, तो पहले 6 लाख के अंदर ये शामिल हो गया, 2 लाख का 90% यानी 1,80,000, और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो 3 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट। यहां पर एक और क्वेश्चन दिया है जहां पर बुक प्रॉफिट है 5 लाख, 5 लाख 6 लाख के अंदर आ रहा है, तो 6 लाख के अंदर आ रहा है तो 90% ऑफ 5 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो कितना आया? 90%, 4,50,000। 4,50,000 लिमिट आ गई। एक्चुअल में आप सैलरी दे रहे हो, ए बी सी, सी नॉन वर्किंग है, ए और बी को एक्चुअल में सैलरी आप दे रहे हो 50,000 गुने में 12, 6 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो, तो लिमिट कितनी है? 450, 450 आपको अलाउड होगा। अब ए और बी में ये 4,50,000 एलोकेट किया जाएगा 2:3 के रेशियो में, और सी के लिए चूंकि अलाउड नहीं है, इसलिए सी को इनकम भी नहीं दिखानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि अमेंडमेंट आपको समझ आ गया होगा। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये तो अमेंडमेंट की क्लास है। तो बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रेजम्पटिव टैक्सेशन 44A से कनेक्ट करता हुआ बुक प्रॉफिट, उससे कनेक्ट करता हुआ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, आप जरूर एक बार देखकर जाइएगा। अगला अमेंडमेंट है 43D और फिर 28। 43D का अमेंडमेंट एक सिर्फ, यहां भी आप देख सकते हैं अमेंडमेंट वही चीज है। एनपीएस में 14% से ऊपर, एनपीएस में 14% से ऊपर अगर दिया जाए तो वो डिसअलाउड होता है, तो वही कनेक्टेड है, कोई अलग से इसमें अमेंडमेंट नहीं है। 43D अच्छा, उससे पहले आ गया सेक्शन 28 का अमेंडमेंट देख लेते हैं। 28 में इन्होंने 28 के नीचे एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट किया है। एक्सप्लेनेशन 2 पहले से ही था, जो बताता है कि अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस यानी शेयर कमोडिटी विदाउट गेटिंग डिलीवरी आप जब खरीद बेच करते हो तो स्पेकुलेटिव बन जाता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम दूसरे बिजनेस के साथ अलग रखते हैं, उसको मिलाकर नहीं चलते, और स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग से उसकी इनकम कंप्यूट होती है, अगर लॉस आ गया तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। एक्सप्लेनेशन 2 तो पहले से ही था, जिसे हम सेट ऑफ के चैप्टर में पढ़ते हैं मिलाकर। एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कभी भी रेजिडेंशियल हाउस रेंटिंग इनकम, रेंटल इनकम, रेजिडेंशियल हाउस की रेंटल इनकम कभी भी पीजीबीपी में नहीं जाएगी। कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि मेरे पास बहुत सारे रेजिडेंशियल हाउस हैं और खाली बैठे, हमें काम ही सिर्फ यह है कि किराए पर देने का काम है, हम रेंट पर देते हैं और रेंट ही हमारी एक्चुअल कमाई है, रेंट ही एक्चुअल कमाई है, इसलिए इसे हमें पीजीबीपी में दिखाने दीजिए। 30% जो आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके जगह पर हम एक्चुअल जो एक्सपेंस है हमारा वो हम क्लेम करना चाहते हैं। तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि देखिए, अगर कमर्शियल हाउस को लेकर आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, रेजिडेंशियल हाउस है, रेंटिंग का काम है आपका, भले ही आप उसे अपना व्यापार मानो, हम उसे हाउस प्रॉपर्टी में लाएंगे, पीजीबीपी में नहीं लाएंगे, क्लैरिटी के लिए। तो इसके ऊपर एओ जस्टिफाइड है या नहीं, सिचुएशनल क्वेश्चन ड्रॉ हो सकता है ना। एओ चाहता है ऐसा करना, एसएससी ये दलील दे रहा है, जस्टिफाइड कीजिए आप, तो यहां पर आप एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 28 ये रेफर करेंगे और बताएंगे कि क्या सही है। इसके बाद हमारे पास एक है 43D। आपको याद होगा 43D में याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो अमेंडमेंट एकदम से पकड़ में नहीं आएगा। आपको लगता है कि 43B आप स्किप कर गए हो, भूल गए हो,
तो दोबारा से आपने वीडियो जो आपके पास हो या आपने नोट्स तैयार किए हो, जो भी है आपके पास, आप उसको एक बार देखो, रिकॉल करो। मैं भी ब्रीफिंग करा रहा हूं, आप टेंशन ना लो। 43D ये अमेंडमेंट है। 43D ये बैड एंड डाउटफुल डेट्स यानी कि मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले जो लोन होते हैं, उसके ऊपर ब्याज को कब इनकम माना जाए, इसके लिए बनाया गया था। स्पेशल इनको छूट दी गई है शेड्यूल्ड बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और सर्टेन एनबीएफसी, साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सबको छूट दिया है सरकार ने। मतलब इन सबको आजादी दी है कि अगर इनके पास जो इन्होंने लोन दिया है लोगों को वो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, तो उसके ऊपर जो ब्याज है उसे वो अक्रूवल सिस्टम से अपनी आमदनी ना दिखा के अपनी मर्जी पर आमदनी दिखाएं। मतलब या तो वो रिसीव्ड हो जाए तब इनकम हो, या जब वो खुद अपनी मर्जी से क्रेडिट कर दे तभी इनकम हो। इसके पीछे का आपको लॉजिक दिया था कि एओ का कहना था कि आपने लोन दिया है तो उसका ब्याज अक्रूवल बेसिस पे क्रेडिट करते चले जाओ पीएनएल अकाउंट में, या तो आप उस लोन को बैड डेट्स क्लेम कर लो। अगर आप बैड डेट क्लेम कर लेते हो तब तो ठीक है, उसका ब्याज हम इनकम नहीं बनने देंगे, लेकिन आप बैड डेट भी नहीं क्लेम कर रहे। बैंकों का कहना था कि भैया ये एनपीए है, अभी बैड डेट नहीं बना सकते, अभी हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अभी अंडर एब्जॉर्बेशन है, एनपीए है, हो सकता है वो ठीक हो जाए। लेकिन जब तक वो एनपीए रहेगा तब तक जो उसका ब्याज है वो हम इनकम में नहीं दिखाना चाहते। एओ कहता है बैड डेट क्लेम करो या इनकम में दिखाओ। ऐसे कैसे? अक्रूवल सिस्टम है तो इनकम में दिखाओगे। इसके लिए 43B सरकार लेकर आई थी, तो बहुत पुराने सेक्शन है जिसमें इनको आजादी दी कि आप जो एनपीए वाले आपके लोन है उसका ब्याज जब रिसीव्ड हो जाए उस साल की इनकम दिखा सकते हो, या आप अपनी मर्जी से उसे क्रेडिट करना चाहते हो जब, तब वो इनकम बनेगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी आपको ठीक लगता है। यहां पर सरकार ने बैंकों के लिए आरबीआई को प्रेस्क्राइब्ड किया था कि आरबीआई तय करती है कि एनपीए के रूल्स क्या होंगे, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को बताया था। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नेशनल हाउसिंग बैंक प्रेस्क्राइब करेगी कि एनपीए कैसा बनेगा। स्पेसिफाइड डेट, एनपीए तो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड डेट। अब इसमें उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को हटा दिया और उधर से एनएचबी को यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को भी हटा दिया, काट दिया दोनों। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, इसका मतलब इनको अब आजादी नहीं है, इसका मतलब इनको जो इनका एनपीए वाला लोन है उसके ब्याज को तो इनको अब क्रेडिट करना पड़ेगा अक्रूवल सिस्टम पे, इनको आजादी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हटाने का मतलब कुछ और है। इसमें है क्या कि ये कुछ समय पहले ही जो सर्टेन एनबीएफसी सरकार ने जब डाला था ना इस सेक्शन में, वहीं इसको हटा देना चाहिए था, बट मिस हो गया। सर्टेन एनबीएफसी जो सरकार ने डाला है ना, सर्टेन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आज की डेट में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इसके अंदर आ गई है। यहां पर दिया हुआ है ना आरबीआई के गाइडलाइन, तो जब ये ऑलरेडी इसमें आ चुकी है और इसे आरबीआई ने टेकल करना है, आरबीआई इसको अब देख रहा है, तो ये चीज तो बेकार हो गई। और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अलग से लिखना ओवरलैपिंग है, डबलिंग है। तो यहां से ये काट दिया, यहां से ये काट दिया, दैट्स इट। यानी कि अभी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी भी 43B में है, 43D में है, बट उसको आरबीआई रेगुलेट करती है एनबीएफसी के नाम से। लॉजिक यहां आपको दे दिया है मैंने। रिमूवल ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक रेफरेंस आफ्टर 2019 में जब चेंजेस वो लेकर आए ना, उसके बाद से ही आरबीआई रेगुलेट कर रही है इनको एनबीएफसी के नाम से। तो एनबीएफसी, सर्टेन एनबीएफसी जो हमने कवर किया, उसमें ऑलरेडी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ रही है जिसको आरबीआई ही चलाती है, रेगुलेट कर रही है। इसलिए वहां नेशनल हाउसिंग बैंक हटा दिया, और ये डबलिंग था इसलिए यहां से हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हटा दिया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आज भी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा और कौन सा अमेंडमेंट है? अब देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। दो अमेंडमेंट मैंने यहां आपको नहीं कराना है, एक 44B और दूसरा 44 जो जबरदस्त सेक्शन है बीबीसी।
इसका रीजन है कि मैं जब आपको पढ़ाता हूं, आपने देखा है, अगर आपने पढ़ाई मुझसे की है तो, और अगर मुझसे नहीं की है तो मैं उनको बताता हूं कि ये दो सेक्शन हम स्पेशली एनआर टैक्सेशन में करते हैं, मॉड्यूल 2 एनआर टैक्सेशन। तो अभी तो पीजीबीपी हम चला रहे हैं, एनआर टैक्सेशन में ये दोनों सेक्शन अमेंडमेंट्स का कवर किया जाएगा, क्योंकि एनआर टैक्सेशन का पूरा एक बंच है जिसका वेटेज बनाया जाता है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो जो जो चीजें उससे कनेक्टेड हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 9 है, या रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, वो सब कहां पहुंचा हुआ है? एनआर टैक्सेशन में। एनआर टैक्सेशन अलग बनाया हुआ है मैंने, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग बनाया हुआ है। तो जितने भी एग्जम्पशंस हैं एनआर से रिलेटेड, स्पेशल प्रोविजन है एनआर से रिलेटेड, वो सब वही है। तो ये वाला भी दोनों जो सेक्शन है वो आपको एनआर टैक्सेशन में ही पढ़ने को मिलेगा। ओके, ये था पीजीबीपी का अमेंडमेंट। अब आइए आईएफओएस के अमेंडमेंट में। आईएफओएस में इन्होंने अमेंडमेंट किया है 56 में। 56 में क्या चेंज किया है? ये वाला चेंज, एंजल टैक्स हटा दिया। वैसे भी सरकार ने इस नियम को बनाने के बाद बहुत सारे एक्सेप्शंस बनाए थे, आपको याद होगा जब आप पढ़ते थे 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, तो बहुत सारा प्रोविजो था कि इन सब कंपनियों पर यह नियम नहीं लगेगा। तो अब सरकार ने कहा कि इतने सारे शर्तों को हटाइए, एंजल टैक्स हटा ही देते हैं। प्राइवेट कंपनी अगर मार्केट रेट से ज्यादा पर अपने शेयर इशू करती थी तो जो बेनिफिट है एक्स्ट्रा, मार्केट से ऊपर जितना उनको पैसा मिला, वो कंपनी के लिए आईएफओएस की इनकम मानी जाती थी। इसे एंजल टैक्स के नाम से हम जानते भी थे। ये सरकार ने हटा दिया है, तो अब आप निश्चिंत रहिए, राहत की सांस लीजिए। जो स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी है, उनको अब इसके ऊपर टैक्स, जो वो फंड रेज कर रहे हैं, उस फंड रेज के ऊपर अब उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर बी टैक्स्ड फॉर रेजिंग फंड अबव द मार्केट वैल्यू। ठीक, तो ये याद होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करते थे। अच्छा सा थोड़ा हल्का हुआ है काम आपका। इसके एक्सेप्शंस रटना जरूरी था, एक्सेप्शंस को याद करना होता था, इसके क्वेश्चंस करते थे। इसमें कंडीशंस होती थी कि प्रीमियम पर भी इश्यू होना चाहिए, मार्केट के ऊपर भी होना चाहिए। वो सब चीजें सरकार ने हटा दी, तो ये प्रोविजन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 25-26 से। जो आपके एग्जाम के लिए 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, तो ये पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहां मैंने मेंशन कर दिया कि ऐसा नियम था और अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने, इसे अब हटा दिया। अब आते हैं, चेंज है 57 में। दो चेंज है, एक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पहले के वीडियो में भी, कि फैमिली पेंशन में जो 15,000 की लिमिट होती है, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो वो 15 की जगह 25,000 हो गया है। याद रखिए, न्यू टैक्स रेजिम में सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होता है। ये तो आपको याद होगा। 15 का 25 कर दिया, लेकिन अगर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे तो। नेक्स्ट यहां पर एक और अमेंडमेंट वो लेकर आए हैं। अमेंडमेंट ये है कि डिविडेंड के ऊपर जो आपको खर्चा घटता है, आपको याद होगा डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट एक ही खर्चा घटता है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। और डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। तो अगर कोई डीम्ड डिविडेंड है आपके पास तो उसके अगेंस्ट भी आप ये खर्चा घटा सकते थे। गवर्नमेंट ने एक नया डीम्ड डिविडेंड इंसर्ट किया है 222F, जो हम अभी पढ़ेंगे तुरंत। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज F, 222F। बाईबैक जानते हैं, बाईबैक में जितना पैसा आपको मिलेगा वो पूरा अब डीम्ड डिविडेंड है। कहीं लोग इसके अगेंस्ट भी ये ब्याज ना घटा लें, इसलिए क्लॉज में मेंशन कर दिया है कि जो 222F यानी कि 222F है, वो जब डीम्ड डिविडेंड आपका बनाएगा तो उसके अगेंस्ट आपको 1 रुपया भी अलाउड नहीं है,
वो पूरा डीम डिविडेंड माना जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई खर्चा आप नहीं घटा सकते। तो जस्ट यहां पर उन्होंने बस मेंशन कर दिया, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रेफर टू इन सेक्शन 222F। और क्या है जनाब 222F, अब हम उस पर आते हैं। दो तीन चेंजेस हैं। 222F है, उसी से कनेक्टेड है 46 कैपिटल ए और सेक्शन 1034A, ये सब कनेक्टेड है आपस में। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जब ये अमेंड हुआ था, वो जनरल पब्लिक के लिए था, स्टूडेंट्स स्पेसिफिक नहीं था। तो फिर भी अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो क्या चेंज है, और देखना चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं। उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि बायबैक एक जमाने में कैसा रूल था, बाद में क्या रूल बदला और अब क्या रूल बदला। बट अभी इसमें तो हमें सिर्फ क्या करना है वो आप चैनल पे ढूंढेंगे, मिल जाएगा बायबैक ट्रीटमेंट मेरे चैनल पे। यहां पर हम सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि चेंज क्या हुआ है। चेंज बड़ा सिंपल है, अच्छा बुरा को हटा दें, अच्छा है कि बुरा है वो छोड़ दीजिए, सिंपल है। अच्छा है कि बुरा है उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने ऑपरेशन किया है उसका। पहले आप एक बार याद कर लीजिए कि डीम्ड डिविडेंड 222A, B, C, D, E, ये 5 डीम्ड डिविडेंड होते थे, ठीक। अब छठा डीम्ड डिविडेंड आ गया 222F। पांचों के पांचों डीम्ड डिविडेंड में एक क्लॉज अंत में जुड़ा होता था, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब कंपनी के पास जितना प्रॉफिट है उस हद तक हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। लेकिन ये नियम 222F में नहीं है। यानी 222F कहता है कि बाईबैक में जो आपको पैसा मिला, कंपनी अगर बाईबैक करती है उसमें शेयर होल्डर को जो भी पैसा दिया जाता है वो पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड है, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाली बात नहीं रहेगी। मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के पास है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बाईबैक में जितना पैसा मिला वो पूरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और इसके अगेंस्ट कोई खर्चा भी क्लेम नहीं कर सकते, यानी पूरा ग्रॉस आपके लिए IFOS की इनकम बनेगी। और सिंस ये डीम्ड डिविडेंड है तो 194 में टीडीएस भी 10% डिडक्ट होगा। तो एग्जाम में अगर आता है कि बाईबैक में मिस्टर रमेश ने रिसीव्ड किया 2,70,000, मिस्टर रमेश ने बाईबैक में 2,70,000 रिसीव्ड किया, तो जरा गौर करिएगा, रिसीव्ड मतलब नेट ऑफ टीडीएस, मतलब वो 90% है 270, तो बाईबैक में उसको कितना मिला होगा, वो 3 लाख बनेगा और 3 लाख उसके अदर सोर्सेज में आएगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ओके, तो बाईबैक में आप जो नियम जानते थे बाईबैक के, भाई आप जो नियम बाईबैक के जानते थे वो क्या नियम था वो देख लीजिए। बाईबैक के नियम क्या थे, लिस्टेड शेयर हो या अनलिस्टेड शेयर हो, मान लीजिए कि आपने कुछ साल पहले 100 रुपए फेस वैल्यू का 70 रुपए प्रीमियम में शेयर खरीदा था कंपनी से, डायरेक्ट आईपीओ में लिया था। 170 रुपए में आपने पैसे लगाए थे, आपकी कॉस्ट है 170। आज कंपनी 260 रुपए एक शेयर को पर देकर बाईबैक कर रही है। ओके, एक शेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टैक्स ट्रीटमेंट हुआ करता था, कंपनी को कहा जाता था कि कंपनी को 90 रुपए पर, कंपनी को जितने में इशू किया था उसके ऊपर जितना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इशू से ऊपर जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो 90 रुपए पर कंपनी को देना पड़ेगा एडिशनल टैक्स 23.296%, जो होता है 20 + 12 + 4। ये एडिशनल टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा 90 रुपए एक शेयर पर। जितने शेयर उन्होंने दिए हैं, बाईबैक किए हैं 1 लाख, तो 90 लाख के ऊपर ये टैक्स उनको देना पड़ेगा। कंपनी को 14 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। शेयर होल्डर के हाथ में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो सेक्शन 1034A में पूर्ण रूप से एग्जम्प्ट होगा और डीम्ड डिविडेंड भी नहीं माना जाएगा। ये नियम 30 सितंबर 2024 तक लागू होगा। यानी जो भी बाईबैक इस डेट तक हो गया उस बाईबैक पे यही नियम चलेगा, कंपनी को ही टैक्स देना पड़ेगा। शेयर होल्डर के लिए पूर्ण रूप से अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो एग्जम्प्ट रहेगा। जब 1 अक्टूबर 2024 ऑन और आफ्टर अगर बाईबैक किया गया
तो नियम क्या है कि जितना पैसा आपको रिसीव्ड हुआ बायबैक पे 260 रुपए रिसीव्ड हुए, वो पूरा 260, जरा गौर कीजिए, आपकी कॉस्ट कितनी आई थी 170 रुपए, आपका मुनाफा 90 रुपए का है। आपने शेयर खरीदा है 170 में, बायबैक हो रहा है 260 में, तो आपका मुनाफा सिर्फ 90 रुपीज है। लेकिन नया नियम के हिसाब से व्हाट यू गेट 260 विल बी योर डीम्ड डिविडेंड एंड द सेम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए 1000 शेयर आपके पास है, तो 2,60,000 आपके लिए डीम्ड डिविडेंड बन गया, वो IFOS में टैक्सेबल होगा। ओके, अब यहां पर जो एग्जम्प्ट हुआ करता था, उस एग्जम्पशन को हटा दिया कि नहीं, अब हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। जो एग्जम्प्ट है वो एग्जम्पशन अब नहीं मिलेगी। पहले क्या था कि जो 260 आपको मिला दैट विल बी एग्जम्प्टेड, वो एग्जम्पशन अब खत्म कर दिया। एग्जम्पशन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, एग्जम्पशन हट गया। अब समस्या यह है कि एक आदमी ने 170 रुपए लगाकर शेयर खरीदा है, कंपनी बायबैक में से 260 दे रही है, आप पूरा 260 इनकम बना रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है घबराइए नहीं, हम इस सेक्शन के प्रोविजो, ये सेक्शन पहले हुआ करता था, इस सेक्शन के प्रोविजो में बता रहे हैं कि आपका अब कैपिटल गेन भी निकलेगा। आपकी जो सेल कंसिडरेशन ली जाएगी वो 0 ली जाएगी, क्योंकि आपको जो पैसा मिला वो सारा हम IFOS में डाल रहे हैं। तो जब वो सारा IFOS का पार्ट बन गया तो कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन 0 बना रहे हैं। फिर आपने 170 रुपए में खरीदा था तो उसे घटा दीजिए कॉस्ट, तो आपका ये लॉस आ जाएगा। बेसिकली लॉ मेकर चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन में लॉस की तरह दिखे, और फिर इस लॉस को आप कैपिटल गेन के दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। अदर हेड से तो एडजस्ट कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाए तो इसे आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो बड़ा अजीब सा नहीं बन गया लॉ? ये लॉ अजीब इसलिए बना ताकि चोरी ना हो। आपको इस लॉ की डिटेल जाननी है तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा कि पहले जमाने में बायबैक के सरकार ने नियम बनाए थे क्या। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। पहले जमाने में नियम यह था कि जैसे पुराना नियम था कि 260 रुपए आपको मिला, 170 रुपए आपके खर्चे थे, तो 90 रुपए आपके हाथ में कैपिटल गेन होता था। और ये कैपिटल गेन सेक्शन 46 कैपिटल ए में निकालते थे, 90 रुपए का कैपिटल गेन। लोग इस गेन पर टैक्स नहीं देते थे, चोरी करते थे, छिपा लेते थे। गवर्नमेंट के पास इनसफिशिएंट डेटा, जिस वजह से गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती थी, तो बहुत लोग टैक्स इविजन कर लेते थे। छोटे छोटे रकम तो हो ही जाता था टैक्स इविजन। लॉ चेंज करके सरकार ने कह दिया कि अब शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट कर देते हैं। कंपनी को कह दिया कि आप 90 रुपए पर टैक्स दे दीजिए, एडिशनल टैक्स, जो लॉ आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे थे। अब सरकार कहती है कि नहीं, शेयर होल्डर को भी ही टैक्स लेने दीजिए, कंपनी को फ्री कर दिया। अब शेयर होल्डर फिर से वो चोरी ना करे, इसलिए शेयर होल्डर के IFOS में डाल दिया। सर IFOS में चोरी नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि IFOS में डलते ही वो डीम डिविडेंड बनते ही 194 सेक्शन में कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही बायबैक होगा वैसे ही TDS कटेगा। तो TDS कटते ही चोरी खत्म हो गई। TDS कटा तो इंफॉर्मेशन मिल गया आपके पास। तो चोरी रोकने के लिए इन्होंने IFOS में पूरा रकम डाल दिया। अब एक बेचारा लेमैन वो 170, ऑब्वियसली 170 कॉस्ट बेचारा ही बोलना पड़ेगा ना, हम और आप ही हैं उसमें। 170 की कॉस्ट को आप लॉस में शो करोगे कैपिटल गेन के। उस ईयर में कैपिटल गेन नहीं है तो ये सेट ऑफ भी नहीं होगा। फिर 8 साल वेट करो, कभी ना कभी तो कैपिटल गेन आएगा, फिर सेट ऑफ करेंगे। तो लॉ टैक्स की चोरी रोकने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सर नया जो टैक्स बिल आया है उसमें इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को ठीक किया होगा? अरे कुछ नहीं, यही एज इट इज डाला है उसमें, सेक्शन बदल दिए, बाकी सब एज इट इज है। चलिए खैर, ये था हमारा अमेंडमेंट PGBP का और अदर सोर्सेस का। यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यहां से। लेकिन ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन नए बायबैक का ही पूछा जाएगा, यही तो ट्रिक है। आपके एग्जाम में 30 सितंबर तक अगर बायबैक हुआ तो ये पुराने नियम लगेंगे, तो हो ना हो एग्जामिनर पुराने नियम से भी क्वेश्चन डाल सकता है। या दूसरा जो संभावना है, दूसरी संभावना है वो ये कि रमेश को 2,70,000 मिला, बायबैक के ऊपर रिसीव्ड किया है रमेश ने 2,70,000। 194 को कनेक्ट करते हुए उसे डीम डिविडेंड को ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा और 3 लाख पर जाना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो 10% TDS काट के। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, देखिए आता है कि नहीं।
जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज ही हमारे लिए रेम्युनरेशन है और फिर मोटिवेशन भी मिलता है, फिर हम उसे आगे और भी वीडियो हम लेकर आएंगे अमेंडमेंट्स के, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों के लिए। नोटिफिकेशंस भी कवर करेंगे और केस लॉ भी कवर करेंगे। अभी तो टॉपिक कवर कर रहे हैं,